नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 इतिहास विषय की जो क्लासें हैं उनको आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये होने जा रही है आपके 2024 और 2025 को लेकर। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप वीडियो में कमेंट करें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो साथ ही आप वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो ये होने जा रहा है आपका पार्ट नंबर 1, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। सबसे पहले जानते हैं पार्ट का नाम इसका ये क्यों पड़ा, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस नाम को रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो यह सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम हड़प्पा सभ्यता के जो इर्द गिर्द जो है अपन चर्चा करेंगे कि वहाँ की जो मुद्राएं कैसी चलती थी, वहाँ की जो मोहरें थी वो कैसी थी, वहाँ का जो नगर नियोजन है वो कैसा था। तो अपन इसके बारे में पूरी जो सभ्यता है इसके बारे में अपन डिटेल वाइज चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं अपन कि इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां क्यों रखा, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता थी वहाँ पर जो मोहरें मिली, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी ये मोहरें। तो ये मोहरें हैं, तो इन मोहरों से हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसके पीछे कारण ये है कि जो यह मोहरें हैं इनकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी लिखी नहीं जा सकी, यानी कि जो ये मोहरें हैं इसे समझा नहीं जा सका। तो इसी कारण इसकी जो खोज हुई है तो वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि ईंट यानी कि जो उत्खनन हुआ है तो वो ईंटों के द्वारा वहाँ से जो प्राचीन ईंटें मिली है, साथ ही में मनके यानी कि जो आभूषण मिले हैं, मोती मिले हैं, तो उनके माध्यम से इसकी जो खोज हुई है। साथ ही जो अस्थियां यानी कि हड्डियाँ हैं, वहाँ पर हड्डियाँ भी मिली है, साथ ही कंकाल तंत्र भी मिले हैं। तो इस प्रकार से जो खोज हुई है तो खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण इस पाठ का नाम क्या रखा गया है, तो इस पाठ का नाम रखा गया है आपके ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किसके निर्देशन में की थी, तो इसकी खोज की थी आपके जॉन मार्शल जी के निर्देशन में की थी। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद आपकी खोज हुई थी मोहनजोदड़ो नामक सभ्यता की। तो मोहनजोदड़ो नामक सभ्यता की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी और यह भी आपके जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए इसका नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। और जो हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों है, तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे यह कारण है कि जो सबसे पहले जो खोजा हुआ स्थल था तो वो हड़प्पा को खोजा गया था, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे नाम रखने का कारण यह है कि सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके इर्द गिर्द जो ये क्षेत्र है हड़प्पा वो बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मोहरें ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, जैसे कि आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है कि मोहरें किस प्रकार से बनाई जाती थी, ये किस प्रकार से जो पट्टिका है वो बनाई जाती थी। तो आपने ये चीज़ आपने क्लास 11 में भी पढ़ाई होगा कि मोहरें कैसे बनती थी। साथ ही इन मोहरों में कुछ जानवर के चित्र भी अंकित है, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ के लोग कृषि करते थे। यानी कि जो ये आकृति है तो ये कैसी आकृति दिख रही है आपको, वृषभ नुमा जो है वो आकृति दिख रही है। साथ ही हमें मोहरों से जो यहाँ की संस्कृति है उसके बारे में पता चलता है, और वहाँ पर छोड़ी गई जो वस्तुएं जैसे उनके मृदभांड, आभूषण, औजार, उनसे जानकारी हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं इस बारे में मेंशन करेंगे। साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब इसमें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्या बन जाता है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका काल निर्धारण कब से कब तक किया गया है। तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता है इसका काल निर्धारण किया गया है आपके 2600 से जो आपके 1900 ईसा पूर्व तक के बीच में जो है इसका काल निर्धारण किया गया है हड़प्पा सभ्यता का। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे आपके आता है इस टाइप से मैप आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का आरंभ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटी हुई थी। यानी कि सबसे पहले थी आपकी पूर्व हड़प्पा सभ्यता और एक है जो नवीन हड़प्पा सभ्यता है वो। जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी, तो उसमें कच्ची बस्तियां थी, साथ ही में जो वहाँ पे रहने के लिए संसाधन नहीं थे। लेकिन जो वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता देखी जा रही है, यानी कि जो आने वाली जो नई विकसित हड़प्पा सभ्यता है, तो उसके बारे में अपन इस पाठ में चर्चा करने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस प्रकार से विकसित हुई है, कैसे विकसित हुई है। अब हाँ, तो अपन बात कर रहे थे इसके आरंभ के बारे में। तो अपन ने बात करी कि पूर्व में जो भी नगर स्थित थे तो वो कच्चे ईंटों के बने होते थे, साथ ही में वो विकसित नहीं थे। तो उसके बाद में वो जो है विकसित हुए, जो हड़प्पा है क्या हुआ, विकसित हुआ। तो जो हड़प्पा का विकसित जो क्षेत्र है उसको अपन आरंभ में रखते हैं, जैसे कि अपन पढ़ सकते हैं
इस क्षेत्र के विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ जो हैं वो अस्तित्व में थी। यह संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभान शैली से संबंधित थी। मृदभान क्या होते हैं? मृदभान भी आपके इतिहास के जानने के सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है उसमें आते हैं। मृदभान यानी कि मिट्टी के बर्तन। इसके संदर्भ में कृषि, पशुपालन अथवा जो शिल्पकारी है उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार की जो संरचनाएं थी लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने में इलाकों में जले जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पा के बीच क्रमभंग है। तो इस प्रकार से क्या देखा अपन ने कि जो यहाँ की बस्तियाँ थी कैसी थी? छोटी होती थी। उसके अलावा जो घर थे, घर प्रॉपर नहीं होते थे, यानी कि बड़े घर के आकार की जो संरचनाएं थी लगभग न के बराबर थी। जैसे कि आप भी देखते हो तो गाँव में जाते हो तो गाँव में ज़्यादातर छोटी जो घर है वो होते थे, साथ ही जो बड़े आकार के घर हैं वो लगभग न के बराबर होते हैं। और साथ ही जो कृषि, पशुपालन, तो यहाँ इनकी भी व्यवस्था थी, पालन से भी अपना निर्वाह करते थे। तो आपका सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि निर्वाह के तरीके। तो ये लोग जो है 2 तरीके से जीवन निर्वाह करते थे। एक तो ये करते थे कंदमूल तथा फल खाकर, यानी कि जो जंगली लोग हैं, जंगली लोग अपने कंदमूल तथा फल लेते थे और साथ ही जो ये पशुपालन करके भी अपना जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से जो हड़प्पा वासी हैं वो कंदमूल, फल तथा जो भोजन है वो प्राप्त करते थे और ये लोग शिकार आदि भी करते थे मनोरंजन के लिए। तो अब पढ़ते हैं इसकी डिटेल क्या है। जैसे कि आपने देखा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके सम्मिलित थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त जीवन जो उत्पाद है वो प्राप्त करते थे, जिनमें मछली और जानवर भी शामिल है। इनसे प्राप्त भोजन करते थे। साथ ही वहाँ पर जले हुए जो अनाज है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के खोजने के बारे में जानकारी सफल बताएं। इसका अध्ययन जो है वो पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। पूरा वनस्पतिज्ञ क्या होता है? तो पूरा वनस्पतिज्ञ जो होता है वह पादप से जो संबंधित विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करता है। जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करता है वो कौन है? तो वो होता है आपके पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिलने वाले जो अनाज है उन अनाजों में क्या है? तो गेहूं के दाने मिले हुए हैं, जौ, तिल, सफ़ेद चना आदि जो शामिल जो पदार्थ है तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। साथ ही हमें हड़प्पा सभ्यता से बाजरे के दाने मिले हैं। बाजरे के दाने जो है वो गुजरात में ज़्यादा पाए गए हैं, जबकि जो चावल के दाने हैं वो क्या पाए गए हैं? तो वो कम पाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर हमें जो जानवर की हड्डियां हैं उनके भी साक्ष्य मिले हैं, जिनमें सुअर, भैंस, यानी कि इससे ये पता लगता है कि जो ये लोग हैं ये मांसाहारी भी थे, यानी कि ये लोग जानवरों का भी सेवन करते थे। उसके अलावा ये लोग जानवरों को पालते भी थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियाँ शामिल थी। पूरा प्राणी विज्ञान यानी कि जो लोग जीव जंतुओं पर अध्ययन करते हैं तो उन्हें पूरा प्राणी विज्ञान कहते हैं और जीव पुरातत्वविद भी उन्हें कहा जाता है। साथ ही इनके अध्ययन से संकेत मिलता है कि वे सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजाति जैसे वराह, हिरण, घड़ियाल, इनकी भी हड्डियाँ मिली है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी इनका शिकार करते थे अथवा इन्हें आखेटक समुदायों में इनसे मांस प्राप्त करते थे और मछली तथा पक्षी की भी हड्डियाँ मिली है। तो इस प्रकार से हमने जाना है। फिर अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी। यानी कि जो हड़प्पा वासी इतने ज़्यादा विकसित हो चुके थे कि उस समय कृषि अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यानी कि जो कालीबंगा है, इसके उदाहरण जो कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थित है, तो वहाँ से हमें इसके बारे में भी जो है वो साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ पर जो है जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। यानी और वो जुते हुए खेतों के भी प्रमाण ऐसे मिले हुए हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से समकोण आकृति पर जो है वो खेत कटे हुए हैं, यानी कि उनमें जो फसल बोते हैं तो वो समकोण आकृति पर होते हैं। तो इस प्रकार से जो फसल है वो बोते थे। साथ के लिए बैलों का भी उपयोग कर, साथ ही ये पक्की मिट्टी से बना हुआ जो वृषभ है, इससे भी पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग करते थे कृषि में इनकी भी सहायता लिया करते थे। तो पढ़ते हैं PDF के बारे में कि क्या है। हालांकि अनाजों के दाने से संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों से स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीज के छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है। साथ ही वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही चोलिस्तान के व बनावली के कई स्थलों से हमें मिट्टी से बने हुए हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त हम पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान से जो है वो जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थी, जो ये दर्शाते हैं कि ये अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानना भी प्रयास करते हैं, यानी कि ये लोग जो है ये औजारों का भी प्रयोग करते थे।
क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे पर बिठाए गए फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे, तो इसके बारे में भी संशय बना हुआ है। अधिकांशतः हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित था, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक जो स्थान है, वहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिले, यानी कि ऐसा भी है कि उस ज़माने में भी जो सिंचाई के संसाधन है वो उपलब्ध थे, यानी कि उस ज़माने में भी लोग कृषि सिंचाई के माध्यम से करते थे। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? तो अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से हमें कुछ नहरों के जो अवशेष है वो मिले हैं, परंतु पंजाब व सिंध में ऐसा नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही घास से बनी गाद यानी कि मिट्टी से भर गई है। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का सूख जाना या उनसे सिंचाई का प्रयोग में लेना। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात से मिले जो जलाशय हैं उनका प्रयोग भी कृषि के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से जो ये है कि ये लोग कृषि करते थे। इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले? तो इसके प्रमाण हमें मिले हैं आपके चोलिस्तान और हरियाणा से हमें काय के साक्ष्य मिले हैं, तो वहाँ से हमें मिट्टी से बने हुए हलों के जो है प्रतिरूप मिले हैं। तो इस प्रकार से क्या थे, यहाँ के लोग जो है वो कृषि प्रौद्योगिकी भी जो है वो करते थे। अब यहाँ पर जो है वो चक्की भी मिली है, ये अवतल चक्की होती थी इस प्रकार की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपन नेक्स्ट समझेंगे, नेक्स्ट जो अगला पार्ट आएगा, तो जो अगला पार्ट है ये होगा आपके मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन ये पढ़ने जाएंगे मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो जो है वो एक नियोजित शहरी केंद्र कैसे बना, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब ताकि आपको इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।